हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग 6 जुलाई पे आ चुके हैं। शिफ्ट 1 का पेपर स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट करना, बढ़िया पेपर है, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। देखो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है। x की वैल्यू दी गई है 7 + 2√10। आपको पता है रूट एक्स की अगर वैल्यू पूछी जाए तो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो। इस वाले नंबर को तोड़ते हो दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और ऐसे दो नंबर्स जिनका सम ये वाला नंबर होना चाहिए। तो आपने बोला कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्लियरली आ जाएगी 5 और 2। तो रूट एक्स का मान क्या हो जाएगा, √5 + √2 के बराबर। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्क्वायर करोगे तो आप देख सकते हो कि यही नंबर मिल जाएगा। तो एक तरफ रूट एक्स लिखा हुआ है और उसमें से घटाना है 1 में यही सेम चीज़ √5 + √2। तो आप क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे। इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, √5 - √2 और अपॉन में आ जाएगा 3 के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई आपका कॉन्जुगेट। इसको इसमें से घटाना है किसमें से, √5 + √2 में से। तो एलसीएम ले लोगे, 3 एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3√5, ये हो जाएगा 3√2, माइनस में √5 आएगा और प्लस में आएगा √2। तो 3√5 में से √5 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 2√5 है ना। अगर 2 कॉमन लो तो ये √5 हो जाएगा, और 3√2 में √2 जोड़ दोगे तो ये 4√2, 2 कॉमन है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जिस तरह से आंसर्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आपको क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध से संबंध सत्य है। √7 और √3 जो है वो बड़ा होगा √5 से, √5 √2 और 8 से, 5 और 7 और 3 से। अब देखो इसके लिए आपको बेसिक तरीका मैंने बताया, 4 बना लो सम। कैसे कैसे बन सकता है 4, 3 और 1 से बन सकता है, 2 और 2 से, और किससे बन सकता है, 0 और 4 से। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दोगे। यहाँ पर वैल्यूज़ आपको पता है, रूट के वैल्यूज़ कितनी होंगी। देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 है, और √4 की वैल्यू 2, तो ये कितना आ रहा है, 2 के बराबर। √2 की वैल्यू 1.4 होती है, आप 2 बार जोड़ोगे तो इस तरह से ये वैल्यू 2.8 के अप्रॉक्स आएगी। √3 की वैल्यू 1.7 होती है, अगर आप 1 जोड़ोगे तो ये 2.7 के बराबर आएगी। तो आपने कहा देखो जब डिफरेंस सबसे कम है, जब डिफरेंस क्या है, 0 है डिफरेंस 2 और 2 में, तो वैल्यू मैक्सिमम है। जब डिफरेंस 2 का है तो वैल्यू थोड़ा सा कम हो गई। जब डिफरेंस 4 का है तो वैल्यू और कम हो गई। यानी कि जब डिफरेंस मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये बात करेक्ट है। लेकिन अगर आप कहोगे कि ये, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू तो छोटा वाला है तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट है। और 5 + 5 ग्रेटर होगा, ये भी करेक्ट है ना। तो ये दोनों करेक्ट हैं, सेकंड और थर्ड, यानी कि ओनली सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर ये साइन होता तो आपका आंसर हो सकता था। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट हैं, क्योंकि √5 और √5 का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा किसी भी और डिफरेंस से जो कि सम 10 बनाता हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है a की वैल्यू 1 + √3, b की है 1 - √3। a² b² का मान कैसे निकालोगे। आपने कहा ए बी, जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -2 के बराबर। और अगर मैं इसका सम लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। तो 2, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू ए बी की वैल्यू -2 है तो ये कितना आ जाएगा, 8 के बराबर। आपको बताना है इसमें इकाई का मान क्या होगा। तो आपको पता है 4 की तो साइकिल चलती है ना। तो 120 जो है वो तो 4 का मल्टीपल हो गया, तो बचा क्या, 2 की पावर 3, यानी कि 8 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। कितनी 2 अंकों वाली संख्याएं 3 द्वारा विभाज्य हो सकती हैं लेकिन 7 से नहीं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होंगी, 10 से, और ख़त्म कहाँ पर होगी, 99 पे। ठीक है, तो 99 को आपको इंक्लूड करना है, इधर 10 को इंक्लूड करना है। अच्छी बात यह है कि ना ही यहाँ पर ये वाला नंबर इंक्लूड होगा, जबकि 7 से डिविजिबल नंबर कोई भी एंड डिजिट्स में नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो 1 से लेकर के हम लोग पहले 99 तक के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर 1 से लेकर के 10 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 से डिविजिबल नंबर मैं पूछूं अगर कितने हैं, तो आपने कहा 1 से 99 में है 33, और 1 से 10 तक में कैसे निकालते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करोगे, जो इंटीजर नंबर है 3, तो आपने कहा 3 आपके पास 3 से डिविजिबल है। तो 33 में से 3 गए तो बचे कितने, 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो 10 से लेकर के 99 तक में 3 से डिविजिबल होंगे, लेकिन 7 से नहीं। अब बहुत सारे ऐसे नंबर है जो 7 से नहीं है, लेकिन आपको वो नहीं बताना है, आपको बताने हैं ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो लेकिन उनमें 7 से नहीं हो। तो बेसिकली आपको क्या बताना है,
21 से जो डिविजिबल नंबर्स हैं उनको इस बीच से हटाना है। तो आपने कहा कि 1 से 10 तक के बीच में तो 21 से डिविजिबल एक भी नंबर नहीं होगा, तो 1 से 99 में आप बस ये देखो कि 21 से डिविजिबल कितने नंबर हैं। तो 21 से जब आप डिवाइड करोगे किसको, 99 को, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखो कहाँ तक चली जाएगी, 3 से कट जाएगा तो 33 आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 के सच्चों को 28। तो 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि क्या हैं, 7 से भी डिविजिबल हैं। कौन से वाले, जो 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि जो 3 से डिविजिबल हो और किसी और नंबर से ना हो, तो डायरेक्टली हम पहले 3 का नंबर निकाल लेते हैं, दैट इज 30। उसमें से ये वाले नंबर्स जो कि हैं 4, इनको इसमें से आप घटा दोगे, तो 30 में से 4 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करेक्ट मेथड भी आपको यही अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो अभी आपको 2 डिजिट का दिया था, अगर 3 डिजिट कर दे या फिर ऐसे बोल दे कि 500 से 700 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं 7 से नहीं, या 5 से डिविजिबल हैं और 11 से नहीं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़े आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है, आना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए और सब कुछ इसमें आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें जो एक क्वेश्चन CPO 18 में आई थिंक अभी पूछा जाएगा, आप लोग करोगे इसको सॉल्व, जो कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे याद है, इसलिए अगर आप लोग बोलो तो मैं लिख दूं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि अप टू 2001, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अप टू 2001 कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 या 4 से डिविजिबल हैं लेकिन बट नॉट बाई 5। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे डिफिकल्ट, अपने इस पैटर्न में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है वो और वाला बनता है, जिसमें कि आपको और निकालने का मतलब समझना होता है, और 2 और के बाद एक नॉट 5 भी लगा दिया, तो ये क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है ना। अगर किसी को आता हो तो प्लीज़ कमेंट करना, आंसर चेक करते हैं कितने बच्चों को आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तब मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो परेशान नहीं होना उस क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक पाइप ए है 12 घंटे में टंकी को भर सकता है, पाइप बी है 18 घंटों में भर सकता है, वैकल्पिक रूप से खोले जाते हैं, पाइप बी पहले खोला जाता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो आपने कहा कि यहाँ पर 9 है 4 है, तो ये 36 एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 दूनी 36, 12 तियां 36। ठीक है, तो पहले घंटे में जो काम होता है 2, दूसरे घंटे में जो काम होता है वो 3, तो ये 2 घंटों का काम कितना है, 5 है। आपने कहा 7 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 14 आवर्स में जो काम हो गया वो कितना हो गया, 35 के बराबर। अब एक काम बचेगा, कौन करेगा, फिर से बी आकर के करेगा, तो आधा ही समय लगाएगा, तो आपने कहा 14 और आधा 14.5 समय में टंकी भर जाएगी। ABC किसी काम को 20, 24 और 30 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। उन तीनों ने काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी को आप थोड़ा सा मनाओगे और वो काम 3 दिन और एक्स्ट्रा कर लेगा। काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो आप कैसे करोगे, 8 इसमें गुणा कर दोगे कितने से, 3 से, और इसमें गुणा कर दोगे 5 से। ठीक है, तो डिवाइड कर दोगे, ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 थे 15 दूनी है तो ये 4 होगा, 8 और 3 है तो 5 होगा, 5 और 4 है तो 6 हो जाएगा। तो ये आपकी अलग अलग एफिशिएंसीज आ गई। डिवाइड कर दोगे इसमें, अच्छा देखो किसने काम छोड़ा था, बी ने काम छोड़ा था 3 दिन, तो बी का 3 दिन यानी कि 15 काम इसमें और करा दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 थे 120 और 15 जोड़ दोगे तो 135। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 और 5 15, 15 9 या 135, यानी कि 9 दिन मात्र लगेंगे और ये काम पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8480 है, 12.5% की छूट दी जाती है, वस्तु का बिक्री मूल्य बताइए। 12.5% मतलब 1/8, तो आपने कहा 8 से इसको डिवाइड कर दोगे, 8 एकम 8, 0 8 छंग 48, 0, तो 1060 की आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना है 8480 में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47420, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12.5% और 20% की 2 डिस्काउंट्स के बाद ये वस्तु इतने के लिए बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अपने का 12.5% यानी 8 से 7 पे गई, और 20% यानी कि 1/5 तो 5 से 4 पे गई, तो नेट आप देखोगे तो ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, नेट आप देखोगे तो 10 से कहाँ पे गई, 7 पे, 7 की वैल्यू कितनी है 1428, यानी कि 7 दूनी 14, 0 7 चौको 28, तो इसमें 2 से गुणा कर दोगे 2040, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का रेशियो है कितने का, 2 और 3 का, बी और सी का है 4 और 5 का, और सी और डी का है 3 और 2 का, तो ये रेशियो आपको बताना है ओवरऑल कितना होगा। तो कैसे लिखते हो इसको, इस तरह से लिख लो, ठीक है, ये आप इस तरह से लिख लोगे,
जो भी नंबर एंड में है उसको लिख लो और मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 4 तियाँ 12, 12 24, 8 तियाँ 36, 5 तियाँ 15 तियाँ 45 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 तियाँ 30। तो ऐसा कोई नंबर है, 3 सब में कॉमन है, 3 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 8, 12, 15 और 10। तो 8, 12, 15, 10, 8, 12, 15, 10 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बोल रहा है ए ने 20,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी ने 25 रुपये के साथ कुछ शामिल हो गया। ए और बी 1 और 2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। ए और बी की निवेश की अवधि का अनुपात क्या है? अच्छा, ए अगर मैं मान लूँ कि कंप्लीट समय के लिए रहा, ठीक है, और समय का कोई अंदाज़ा नहीं दिया गया है, तो समय का कोई अंदाज़ा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कहा 1 और 2 का ये रेशियो बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं मानूँ कि ये एक समय के लिए रहा तो, ठीक है, अगर ये एक समय के लिए रहा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20 हो जाएगी। तो आपने कहा एक की वैल्यू 20 है तो इसकी कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। तो 40 होने के लिए कितने समय के लिए रहना पड़ेगा इसको? 25 में कितने नंबर से आपको गुणा करोगे कि ये 40 बन जाए? तो देखो 5 से डिवाइड करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कहा कि ये 8/5 समय के लिए है, अगर इसका समय 1 है तो ये रेशियो है, और इसको आप लिख सकते हो 5 और 8 का रेशियो, 5 और 8 का रेशियो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 क्रमागत संख्याओं का औसत। देखो क्रमागत सम संख्याओं का औसत कभी भी 25 आ रहा है, इट मीन्स संख्याएं क्या होंगी? 24 और 26, और यहाँ पे 28 और यहाँ पर हो जाएगी 22। 6 हैं तो 20 और ले लो और इधर 30 और ले लो। यदि अगली सम संख्या को भी जोड़ दिया जाए, इस क्वेश्चन में इस सब की नीड ही नहीं थी, डायरेक्टली आप पढ़ लेते हैं। अगली सम संख्या जोड़ोगे तो हमेशा 1 से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 26 के बराबर। अगर ये सम संख्याएं ना होकर के क्रमागत संख्याएं होती और तब आपसे बोलता, ठीक है, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, तो उस केस में आपका जो भी औसत होता वो 0.5 से बढ़ता। अगर 2 संख्याओं को जोड़ लिया था तो 1 से, यहाँ पर दो संख्याओं को जोड़ते तो 2 से बढ़ा देते आप औसत, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 8 शिक्षकों का समूह है, एक शिक्षक समूह छोड़कर चला जाता है, नया शिक्षक शामिल हो जाता है। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, एक गया और उसकी जगह पे दूसरा आ गया, तो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? जितना भी डिफरेंस आया किसमें? एवरेज में, है ना, उसको गुणा करोगे टोटल नंबर से, और ये किसके बराबर होगा? ये होगा एक्चुअल लोगों में जो गए और आए हैं उनमें डिफरेंस के बराबर। यानी कि यहाँ पर देखो कौन जा रहा है, 8 लोग हैं टोटल, एवरेज में कोई डिफरेंस आया, औसत 2 साल पहले के बराबर हो गया, यानी कि 2 कम हो गया, तो 8 दूनी 16 का डिफरेंस आपको मिला है। जो 42 वर्ष का था जो गया, तो जो गया है उसके बाद औसत कम हो गया, यानी कि ये बड़ा था, तो जो आया वो छोटा था। तो ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? 16 के। तो x की वैल्यू 42 में 16 घटा दोगे, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 26 के बराबर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 20% की हानि पर बेच दी। देखो ए क्या कर रहा है? 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 5 की चीज़ लाया था तो 4 पे सेल कर दे रहा है। देखो इसका मतलब भी आपको समझते चलना है। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे बन सकता है, बट आप बेसिक अगर इसका समझ लोगे तो क्वेश्चन कैसा भी होगा बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पर इस 5 का मतलब होता है कि ये ए का क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और ये जो 4 है ये क्या है? ए का सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये 2 वैल्यूज़ हैं। क्या क्या वैल्यू है? ए का सेलिंग प्राइस है और बी का कॉस्ट प्राइस भी है। आगे बोल रहा है बी ने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि अब हम लोग बी के लिए अगर बात करें तो उसने 5 में लेकर के कितने में? 6 में इसे सेल कर दिया है। यहाँ पर ये जो 5 है ये बी का क्या है? एक तरह से बी के लिए अब ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है ना। 5 जो है वो बी का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और आपको बोलना नहीं कि यही जो 5 है यही 4 ही है, असल में ये दोनों नंबर्स क्या है? सेम है। ये 5 और ये 4 सेम है, और ये बी का कॉस्ट प्राइस और ये बी का सेलिंग प्राइस है। आपने कहा ये बी का सेलिंग प्राइस है, तो यही जो है वो सी के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, सी को बेच दिया। तो अब आपको यहाँ पर ये जो अफेक्ट्स दिए गए ना, ये एक एक की वैल्यू या तो आप लिख सकते हो, 6 की वैल्यू लिख दो 480, और वहाँ से 5 निकालो, फिर क्योंकि 5 ही 4 है तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दोगे और 4 के बराबर पुट करोगे, और फिर 4 से आप 5 की वैल्यू निकालो। तो ये भी आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन एक डायरेक्ट मेथड इसको, अगर ए का कॉस्ट प्राइस पूछा गया, ए कितने में खरीदता है, तो आप कैसे कर सकते हो? इनका नेट इफेक्ट निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा? 25, और ये कितना आ जाएगा? 24। जैसे आपने नेट इफेक्ट निकाला तो ये बी का कॉस्ट प्राइस, यहाँ का बी का कॉस्ट प्राइस कट गया, आपका ये ए का सेलिंग प्राइस है, यही ए का सेलिंग प्राइस है, ये भी आपस में कट गया। तो यहाँ से आपको बचा क्या?
सी का कॉस्ट प्राइस कितना है, आपने कहा 480 में खरीद रहा है, तो ये वैल्यू निकल करके आ गई, कितने से गुणा हो रहा है 20 से, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्टली ए का कॉस्ट प्राइस यानी कि 20 से गुणा कर दोगे तो 500 के बराबर ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है लागत मूल्य का सीपी का 20% बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस के 30% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 3 और 2 का, तो एक का लॉस हो रहा है 3 पे यानी कि 33.33% ये इसका लॉस हो गया। ए का वेतन बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है यानी कि 6 है। बी का वेतन जो है वो सी से 18% अधिक है यानी कि 100 है, तो ये 118 है। जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी को पहले तो आप सेम कर लोगे। ठीक है, बी को सेम करने के लिए इसमें 118 से, तो यहाँ भी 118 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें 5 से, तो इसमें भी 5 से गुणा हो जाएगा। आपको कंपेयर सी और ए को करना है, तो ये कितना आ जाएगा 600 और 18 छक्का 108, तो 708 हो जाएगा ए, और सी कितना है 500 है, तो सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत, ए के वेतन, सॉरी ये ए है और ये सी है, हाँ, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो आपने कहा 208 कम है 708 से, तो ये आपको वैल्यू निकालनी है। 2/7 है, 1/7 14 होता है, 2/7 28 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा सा इनमें बड़ी है, तो 28 है ना, 14.2 होता है, तो 28.4 ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये क्योंकि 208 है ना, अब देखो इसको आप समझ लो कि जैसे 2/7 था, ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू होता है। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा दूँ, कैसे बढ़ा दूँ, 3/7 कर दूँ, 3/8 कर दूँ, तो 3/8 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा ये होती है 37.5। यहाँ पर ये कितना था 2/7 था, तो ये कितना होता था 1/7 14, तो ये 28.4 होता था। आपने देखो वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिवली काफ़ी बढ़ा दिया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती है, यानी कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो आपने कहा 28.4 तो आना ही था, लेकिन क्योंकि आपने 8 और 8 बढ़ा दिया है, इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 29.4 के आसपास आनी चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग भी बोल रहा है आपसे, तो लगभग में भी आप इसी तरह से ही वैल्यू को निकाल लोगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है सॉरी, तो ये 10 से कितनी हो गई 13 हो गई, लेकिन जो व्यय है वो केवल कितना बढ़ता है 10% बढ़ता है, यानी 10 से 11 हो गया, तो कितना प्रतिशत खपत कम होनी चाहिए, तो आपने का गुणा करके देख लो, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 11/13, यानी कि 13 से 11 इतनी कमी करनी है 2/13 की। 1/13 कितना होता है 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13 होता है, इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15.38 के बराबर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अमित 80 की रफ्तार से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, 60 से जाता है तो 15 मिनट डिले हो जाता है। आपको बताना है ये स्पीड्स हैं, तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा 3 से 4, अंतर 1 का आपका 30 मिनट के बराबर है, तो यहाँ पर गुणा करोगे तो ये 2 घंटे के बराबर आ जाएगा, तो 60 गुणे 2, तो आपने कहा 60 गुणे 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई। आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है समय पर पहुंचने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। अब समय कितना समय पे आपको पहुंचना है वो भी देखो। देखो जब 120 किलोमीटर है और अगर आप 80 से चलो, ठीक है ओरिजिनल, तो 80 से चलोगे तो कितना आपको टाइम लगेगा, तो आपने कहा 1 सही, और यहाँ पर कितना बचेगा 1.5, तो 1.5 घंटे लग रहा है। लेकिन जो 1.5 घंटे है वो 15 मिनट पहले पहुँच जा रहे हो, है ना, तो अभी 15 मिनट और लगना चाहिए, तो आप कहोगे 1 घंटे और कितना 30 और 15 45 मिनट, इतना आपका करेक्ट टाइम है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 सही 3/4 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 सही 3/4 समय लगना चाहिए 120 किलोमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7/4, या फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 480/7 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित यात्रा का 1/3, ठीक है 1/3, ये 1/3 मैंने कर दिया, 1/3 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला गया। 1/4, अब 1/4 यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 1/3 है, ये 1/4 है, 50 की गति से चला गया और शेष कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपने चला है। ठीक है, तो ये आपने स्पीड्स निकाल ली हैं। अब टोटल कितना 12 मान लें,
तो 1/3 यानी कि ये 4 हिस्सा हो गया, ये 3 हिस्सा हो गया, 7 हो गया, तो ये 5 हिस्सा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपकी जो स्पीड्स हैं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पर कितनी है 80 है। तो अब आपको जो नंबर मानना है ना डिस्टेंस का, वो कुछ ऐसा मानना है कि पूरी पूरी तरह से ये कटता हुआ चला जाए। ठीक है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस में 100 से ही गुणा कर दूं तो ये 1200 डिस्टेंस हो गई। तो देखो ये कितनी हो जाएगी 400। क्या पूरा कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ 300 हो जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, और ये 500 हो जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। तो आपने अगर टोटल डिस्टेंस जो है वो 1200 हो गई, तो लगने वाला समय 8 पंचे 40, यहाँ 5 घंटे लगे। 50 से 30 पे जाओगे तो ये 6 घंटे यहाँ पे लगेंगे, और 100 की रफ्तार से आप 500 चलोगे तो 5 घंटे यहाँ भी लगेंगे। तो ये आपका टोटल जो डिस्टेंस है अपॉन में टोटल टाइम कितना आ जाएगा। तो आपने बोला 6 5 11, 11 और 5 16, तो 16 आ जाएगा। 4 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे 100 में आएगा 25, 25 का गुणा 3 से कर दोगे, ये आ जाएगा 75 के बराबर। 75 आपके ऑप्शंस में नहीं है, तो फिर इसको यहाँ पे लिख लोगे 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ये ऑप्शन इस जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस जगह पे है, जो 75 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 12% की दर से 2 साल के लिए 2800 रुपये के मूल धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 2800 रुपये का आप 12% निकालोगे तो 2 और 1 कर दोगे, तो 12% कितना जाएगा, 12 अट्ठे 96, 6 9 हाथ से लगेगा, 12 दूनी 24 और 9 33, तो 336 तो ये हो गया। इसका फिर से 12% निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 12 पंचे 60, 12 छः 72 के 2 7 आ जाएगा, 12 तियाँ 36 और 7 43 के 3, ये आपका 4 आ जाएगा, है ना। 12 तियाँ 36 और फिर से 4, तो ये 40 बटे में 100 कर दोगे तो 40.32 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 336 का दुगना 672 और 40 जोड़ दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 712.32 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष 80% की दर से 2 साल में कितनी राशि 38,416 हो पाएगी। ठीक है, आपको ये बताना है कितनी राशि 38,416 हो पाएगी। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ₹2 in 2 years एट द रेट पर एनम। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी राशि 38,416 हो जाएगी। दर कितनी है 80% है, लेकिन 2 साल में, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको करना है इस तरह से। तो आप देखो हाफ ईयरली बेसिस पे जो रेट परसेंट हो जाता है वो 40% हो जाएगा। 2 साल है लेकिन साइकिल्स कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। 4 साइकिल्स हैं 40%, तो 40% कितना होता है 2/5, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 के बराबर। जब भी आपको अमाउंट दिया हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालोगे, डायरेक्टली इस तरह से करोगे। ठीक है, तो 5 से 7, 5 से 7 और 5 से 7, ये 4 साइकिल्स हो गई। तो देखो 5 का 25, 25 से हो गया 625, 7 का कितना होता है 7 का क्यूब हो गया कितना 343, 343 में 7 से गुणा करोगे ये आ गया 2401। तो आपके पास 2401 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 38,416, कितने से गुणा करवा रहा है 01 है, लगभग 2400 है। तो 2400 अगर 10 बार करते तो 24,000 करते, तो 10 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, वरना 48,000 हो जाता। और देखो 24,000 और 48,000 के बीच में आता है आपका कहीं 36,000, जो कि इन दोनों के मिड में है ना। तो आपने बोला कि इससे भी बड़ा है, यानी कि 15 से बड़ा है और एक ही डिजिट है ऐसा जो 16 आपका बना रहा है। ठीक है, तो 16 से आप अगर गुणा कर दोगे तो 16 चौको 48, 16 32, 16 48, 16 चौको 64, तो 4 भी बन रहा है, तो ठीक है परफेक्ट है। 16 से आपको गुणा करना है, तो आप 16 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 16 से आपको गुणा करने पर अगर ये वैल्यू मिल रही है तो आपका ये कितना होगा, तो आप 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो अगर आप 2 की पावर 4 से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा 10 10 10 10, यानी कि 10 के आगे 4 जीरो, तो ये आपका 10,000 के बराबर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा कि 10,000 रुपये अगर 80% की दर से आप कितने 2 साल के लिए देखोगे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो ये 38,416 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है MNOPQ 5 वर्षों में 5 कॉलेजों में छात्रों की संख्या दिखाता है। आपको बताना है 2011 में कॉलेज N में कुल छात्रों का 80% परीक्षा में उपस्थित हुआ, जिसमें से 50% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, 2011 में चलते हैं।
कॉलेज एन में जाते हैं, ठीक है। 2011 कॉलेज एन 390 हो गया। कुल छात्रों का 80% परीक्षा में उपस्थित हुआ, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों में 5 कॉलेजों में छात्रों की संख्या दिखाती है। अच्छा, तो ये संख्या 390 हो गया। तो संख्या का कितना 80% उपस्थित हुआ, तो ये 80/100, जिसमें से 50% पास हुए, तो ये इतना ये पास हुए। कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी, यही आपका क्वेश्चन है। 10 से 10, 10 से 10, 2 से काट दोगे 4, 39 का 4 से गुणा कर दोगे, 9 चौको 36, 3 4 3 12 और 3 15, तो 156 ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए। सभी वर्षों में कॉलेज एन के छात्रों की कुल संख्या से वर्ष 2011 में पढ़ रहे सभी कॉलेजों के छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। एन के छात्रों की कुल संख्या, एन में जितने भी छात्र हों, और 2011 में पढ़ रहे सभी कॉलेजों के छात्रों की कुल संख्या से अनुपात ये आपको बताना है। तो भाई एन के पहले जोड़ लो, तो एन के आप जोड़ना स्टार्ट करोगे, यहाँ से ये जोड़ोगे तो 300 सभी में है ना। तो 300 कितनी बार हो गया, 5 बार, तो ये 1500 तो एक तरफ हो गया। अब देख लो 60 और 40, तो ये 100 बन गया। 90 और 80 कितना होता है, 170, 170 और 30, तो ये 200 बन गया। तो ये कितना हो गया, 1800 आपके एन के छात्र हो गए। 2011 के कितने हैं, तो आपने कहा हर बार 400 तो मान ही लो, तो 5 को 20, 2000 हो गया। अब आपने कहा यहाँ पे 90 था, तो इससे एक 10 दे देते हैं, तो ये 20 बचा। तो 40 40 80 और 20 ये 100 हो गया, तो 140 इधर है, तो ये आ गया 2140 के बराबर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर 6 होता तब तो 216 पूरा कट जाता है। 2 से काट दो 90 और ये हो जाएगा 107, और फर्दर कुछ कटेगा नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा। तो 90 और 107 ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। दिए गए वर्षों में कॉलेज एम में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का औसत क्या है। एम का औसत निकालना है। एम का औसत देखो 450, 80, 30, 80, 90, बढ़िया। तो 450 क्या है, करेक्ट औसत मान लो। अगर 450 करेक्ट औसत है, तो आपने कहा कि देखो डेविएशन कितने का है, +30 का, यहाँ पे माइनस के 20 का, यहाँ पे +30 का, यहाँ पे प्लस के 40 का, तो ये कटेगा 10 बचेगा। तो 80 का आपका नेट डेविएशन है 5 लोगों में, तो ये कट करके 16 आपको आंसर आ जाएगा। 16 इसमें जोड़ दोगे तो 466, ये इसका करेक्ट औसत हो जाएगा। एम के छात्रों का जो औसत है वो 466 है। अगला क्वेश्चन बोला, दिए गए वर्षों में से पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या किस वर्ष में अधिकतम है। किस वर्ष में, ईयर में आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर 3 बहुत है, यहाँ पर 4 है, लेकिन एक जगह पे 360 है, ठीक है। यहाँ पर 500 भी है, जो कि अभी तक कहीं टच नहीं हुआ है ना, लेकिन बाकी 2 जगहों पे 400 और 450 है। तो आप एक औसतन वैल्यू देखो, यहाँ पे भी 500 है, लेकिन यहाँ पर 380 और 480 है, ठीक है। और ये वाला पूरा का पूरा मेंटेन अपने आप को 440 पे कर रहा है, ठीक है। इसका अगर मैं औसत लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 440 से कम होगा, है ना, क्योंकि 440 इसका मैक्सिमम पे है और इतना ही पे फिट हो रहा है। इस वाले का औसत अगर मैं लिखना चाहूँ तो 480 या 470 के आसपास जाएगा, है ना, 470 के आसपास जाएगा, क्योंकि 80 है, 90 है, 50 है, तो इससे भी थोड़ा सा कम ही रहेगा। ये वाला नंबर जो है ये 490 है, लेकिन 550 पे भी जा रहा है, तो ये मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि 550 इसमें टच भी हो पाया एटलीस्ट, ठीक है। बाकी कहीं पे तो टच ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये 500 पे 2 बार मेंटेन हुआ, लेकिन 380 काफ़ी इसने डिप भी ले लिया है, ये तो और भी लंबा डिप लिया है, और बाकी हाईएस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब 2013 को ऐसा बोल सकते हो। अब आप चाहो तो एक बार चेक जरूर कर लो, सिर्फ एक अंदाजे से मैं 2013 को करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे, अगर मैं चेक करूँगा तो सही आता है या नहीं, ठीक है। आपने बोला 550, ये कितना हो गया, 5 और 5 ये 1100 हो गया, ठीक है। और 300 और 300 600 और ये 700 हो गया, ठीक है। तो ये 700 हो गया और 490, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, तो 2290 वैल्यू बन रही है 2013 की, ठीक है। अब 2290 है, इट मीन्स आपने 500 अगर 2 बार, अब देखो 2290 को मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना हो रहा है आपका जो वैल्यू कम है 500 के कंपैरिजन में, कितना कम है, यहाँ पे 50 कम है, यहाँ पे 10 कम है, तो 60 हो गया। 60 और 20 80 कम हो गया, ठीक है। और इसमें 20 100 है ना, तो यहाँ तक में इन चारों में 100 कम हो गया है। तो आपका अगर इन 4 से मैं सम 2000 बनाना चाहूँ तो 2000 में 100 कम हो गया, तो 1900 बचा, और 360 इसमें जोड़ोगे तो 19 और 3 2260 बन रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं हो रही, वहाँ तक जा रही। आगे देखोगे इस वाले पे 440 पे तो मेंटेन ही है, तो 440 ही अगर मैं इसका औसत ले लूँ तो 440 में 5 से गुणा कर दोगे तो 5 24 2000 और 2200 बन रहा है।
2200 से कम ही होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो 520 और 510 है, लेकिन यहाँ पर 380 और 380 ये दो लोग मेंटेन कर रहे हैं थोड़ा सा जॉब को। तो देखो ये इससे कितना 40 यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर ये इससे 20 ज़्यादा है, और यहाँ पर ये 30 आपका कम है, यहाँ पर 40 कम है। तो एक 40 से एक 40 गया, यहाँ पर 30, तो माइनस का 10 हो गया, और ये भी माइनस का 10 है, तो ये भी कम हो गया है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो माइनस का 100 क्लियरली है इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पर ये प्लस का 40 ले रहा है, यहाँ पे माइनस का 10 है, और यहाँ पर माइनस का काफ़ी वैल्यू माइनस में हो गई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि 2013 जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। औसतन सबसे ज़्यादा जो छात्रों की संख्या किस वर्ष में अधिकतम है, ये 2013 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सम चतुर्भुज का परिमाप आपका दिया गया 20 है, यानी कि हर एक संख्या हर एक साइड कितनी है, 5 है। एक विकर्ण कितने का है, 8 का है, तो आपने कहा आधा 4 का होगा, तो ये 3 का हो जाएगा। तो ये आपका एक विकर्ण 6 और एक विकर्ण 8, तो ये आ जाएगा कितना, 8 तियाँ 24 के बराबर ये इसका एरिया हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को छू रहे हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से कहा कि ये 3 एक दूसरे को इस तरह से छू रहे हैं। ठीक है, सभी की रेडियस कितनी है, आपने कहा 9 रेडियस है। ठीक है, तो क्या बता रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपको उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है जो इस तरह से इसको जोड़ता है, तो कितनी आ जाती है लंबाई। आप देखो यहाँ पर सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी ये कितनी होती है, आपने कहा ये आपकी रेडियस का डबल यानी कि इसके बराबर होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इस वाली वैल्यू को निकालोगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 18, यहाँ भी ये 18 और यहाँ भी ये 18 के बराबर हो जाएगा। 18 36 18 दिया 54, तो यही हो जाएगा क्लियरली। और ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये देखो यहाँ पर अगर 3 है तो 120 120 के होंगे, अगर यही 4 होते तो 90 90 का फॉर्म करते हैं। यानी कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमेशा कितना 360 डिग्री यानी कि एक 2 पाई आर के बराबर होंगे। तो 54 प्लस 2 पाई आर यानी कि 9 दूनी 18 पाई, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, तो देखो 7 और 44 रहती है, अगर 7 होती है तो 44, तो अंतर कितने का आता है, 37 का। ये 111 है, यानी कि आप इसमें भी 3 से गुणा कर दोगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 21 के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 में 9 से गुणा कर दोगे, 15 या 105, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1086 के बराबर हो जाएगा। यदि गोले का व्यास इतना है तो रेडियस 7 हो जाएगी। वक्र पर क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 616 के बराबर। दो घनों का आयतन का अनुपात इतना है, तो ये a क्यूब और b क्यूब का अनुपात कितना है, 11 और 13 है। दो घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्यूब रूट 11 और क्यूब रूट 13 के बराबर हो जाएगा। बोल रहा है x की वैल्यू इतनी है तो रूट एक्स प्लस 1/√x का मान, तो पहले तो रूट एक्स की वैल्यू निकालोगे। रूट के बाहर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये जो 2 है ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 18 चौको 18 दूनी 36 दूनी 72 हो गया, तो 9 8 72 होता है, 9 और 8 17 होता है। तो आपका रूट 9 और माइनस है तो रूट 8 हो जाएगा। तो ये रूट एक्स की वैल्यू आ गई, तो 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 9 प्लस रूट 8 के बराबर। इसी को आपको जोड़ना है तो रूट 8 से रूट 8 कट जाएगा, या तो आप इसको 2√9 लिख सकते हो, और अगर जस्ट मैं अपोजिट इसको ओपन करूँ, यानी कि अगर मैं इसको रूट 8 माइनस रूट 9 की तरह ओपन करूँ, तो यहाँ पर रूट 8 प्लस रूट 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कट करके कितनी आ जाएगी, 2√2 और 2√2, ये 4√2 के बराबर आपका बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में इसका ऑप्शंस कोई भी नहीं है। एक्स की वैल्यू है रूट एक्स प्लस 1/√x का मान, तो रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर 2√9 हो रहा है ना, तो 2√9 की वैल्यू कितनी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा रूट एक्स जो होता है वो जनरली आप ओपन जब करते हो तो इसी तरह से ओपन करते हो कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, लेकिन कुछ जगहों पर इसको निगेटिव वे में भी ओपन किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो फिर ये भी आपका आंसर बन सकता है। 2√9 मैं ढूंढ रहा था, जबकि रूट 9 क्या है, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको दिया गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर, इसकी वैल्यू 6 है। देखो 6 टर्म्स की वैल्यू अगर 6 है तो इट मीन्स हर एक की वैल्यू अगर 1 हो तभी बात बनेगी। तो आपको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, ये 3 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, x से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, बल्कि 3 से डिवाइड कर दो, 3x से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, x है ना, यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो 1/x आ जाएगा,
और यहाँ पे 3 से डिवाइड करो तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्यूब पूछ रहा है, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 के बराबर। x माइनस 1/x का मान दिया गया है, क्यूब माइनस 1/क्यूब करोगे तो k क्यूब प्लस 3k, तो 27 प्लस 3 3 9, तो ये कितना हो जाएगा? 36 के बराबर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x से डिवाइड करोगे, x माइनस 1/x का मान 9 दिया गया है, 5x माइनस 5/x, तो 5 से गुणा कर दोगे 9 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर के बिंदु Q और R के माध्यम से एक वृत्त गुजरता है, ठीक है। पासिंग थ्रू Q एंड R ऑफ ट्राइंगल कट द साइड्स PQ एंड PR एट X और Y, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आपका सर्कल गुजरता है जो कि PQ और PR को कहाँ पे X और Y पे कट करता है, ठीक है। आपको दिया गया यदि PQ और PR आपस में बराबर है, ये वाली जो ओरिजिनल साइड्स हैं बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। और दिया जा रहा है PRQ और QXY, ठीक है। तो ये QXY, तो ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल, ये क्या है का मान आपको बताना है। अरे तो ये तो 180 होता है भाई, क्योंकि ये क्या फॉर्म हो रहा है आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है एक तरह से, है ना। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो 180 के बराबर ही होता है, बाकी तो कुछ हो नहीं हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है तो उसके आमने सामने के कोण पूछ रहा है, तो ये आपका 180 के बराबर रहेगा, ठीक है। 3 बिंदु ABC एक वृत्त पर इस प्रकार खींचे, इस प्रकार हैं कि ABC का मान 35 डिग्री है, BAC का मान 3 बिंदु ABC एक वृत्त पर इस प्रकार हैं कि ABC एक वृत्त पर इस प्रकार है कि ABC ये एंगल कितना है? 35 है। BAC कितना है? 85 है। वृत्त के केंद्र में चाप द्वारा अंतरित कोण, अब देखो ये क्या हो गया? आपका परिवृत्त वाला सेंटर हो गया, तो ये वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी? AB द्वारा, तो ये वाला आपको बताना है, ये एंगल पूछ रहा है। तो पहले तो 80 और 30 110 120, तो ये हो गया 60, ये 60 है तो ये 120 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो PQR में S तथा T क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। PQR में, ये आपका PQR में S और T जो है क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु हैं। तो इनको अगर मिलाओगे तो ये इसके पैरेलल लाइन आप ऑटोमेटिक ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो S और T हो गए। बोल रहा है QPR ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री है, और PRQ ये वाला एंगल 55 है, तो बचा हुआ कितना हो गया? 90 और 100, तो बचा हुआ ये 80 हो गया। तो QST का मान, तो QST का ये वाला मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 80 होगा, आपको मैंने बताया पैरेलल लाइन होगी, तो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही ऊपर होगा, तो ये QST नीचे वाला एंगल पूछ रहा है 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, AB वृत्त पर AB इज ए टेंजेंट टू विद ए सेंटर O, ठीक है। तो ये इस पे एक टेंजेंट है AB, ठीक है। ये A है, B कहाँ पर होगा? यदि वृत्त में त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी है? 7 है, और AB की लंबाई कितनी है? 24 है। अच्छा, ये AB की लंबाई 24 है, इस तरह से ही मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, तो ये भी 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि टेंजेंट है तो ये 25 हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या बताना है? ये सेंटर O है, तो OA की लंबाई क्या होगी? तो ये तो 25 हो जाएगी। A सर्कल के बाहर है, तो ये आपका इस तरह से 25 की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा देखो 1 2 3 4 और 5 इसका सम अगर पूछा जाता तो स्टार के आपको पता होना चाहिए n-4 इंटू 180 होता है। तो आपने कहा कितने हैं? 5 हैं, एक कम कर दोगे तो 4 कम कर दोगे तो एक ही बचेगा, तो 180 क्या आ गया? इतने की वैल्यू आ गई। और ये देखो क्या है? 1 2 3 4 5, तो ये क्या पेंटागन फॉर्म हो रहा है? पेंटागन के इंटरनल एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? आपने कहा 5 हैं, 5 में से 2 घटा दोगे और गुणा कर दोगे 180 से, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18 36 18 54, तो ये 540 आएगा। उसमें 180 आप और जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 720। तो ये आपकी वैल्यू 720 के बराबर आ जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? एकदम लाजवाब क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स जैसे ही कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे में सेक स्क्वायर एक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? साइन की पावर 4x के बराबर। साइन एक्स का मान दिया है, कॉस वाई का मान दिया है, साइन एक्स प्लस वाई का मान पूछ रहा है, ये क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स
साइन वाई के बराबर। ठीक है, तो ये आपको इसकी वैल्यू निकाल देनी है। साइन एक्स और कॉस वाई ये तो डायरेक्टली 1/9 बन जाएंगे। अब कॉस एक्स चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 - 1/9 करोगे तो ये आ जाएगा 2√2/3, है ना। तो 2√2/3, इसी तरह से इसका साइन वाई भी यही आ जाएगा 2√2/3। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 2√2 और 2√2 कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे 3 ही रहेगा तो ये 9, और 1/9 और 8/9 ये आपका 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ देखो, साइन एक्स और कॉस वाई आपस में सेम है। ठीक है, साइन एक्स और कॉस वाई आपस में सेम है। ये कब होता है, जब एंगल्स कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। और एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो x प्लस वाई का मान 90 हो गया, तो डायरेक्टली भी आप कह सकते थे साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये भी है। देखो, जो भी तरीका है एग्जाम में, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जो फास्टेस्ट अप्रोच है वही आ जाए। कई बार हो सकता है कि आपको लॉन्ग मेथड से ही समझ में आए, फास्ट अप्रोच आपको क्लिक नहीं करे, तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन वाई का मान क्या होगा। तो x और y को अगर मैं 45 रख दूं तो देखते हैं क्या होता है। तो 1/√2 1/√2, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर। यहाँ पर तो ये 1 नहीं बनेगा, ना ही यहाँ पर ये 1 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 45 रखो तो यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे भी बन जाएगा। तो फिर फर्दर चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। और 45 पे तो नहीं बन रहा, 30 और 60 रख के देख लेते हैं। x को 30 और y को 60। ठीक है, तो cos 30 यानी कि sin 60, तो ये √3/2, और cos 60 यानी sin 30 यानी 1/2, तो ये क्या बन गया, √3 + 1/2, और अपॉन में sin 30 sin 60 ये भी वही बन जाएगा फिर से, है ना। तो फिर से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर देखो फिर से 1 कहाँ कहाँ बन रहा है, 30 + 60 ये बटे में 2 किया तो ये भी आपका 1 बन रहा है। यहाँ पर भी आपका 1 तो अभी बनेगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर तो 1 नहीं बन रहा है। तो tan और cot में से ही कोई एक आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। अब देखो, इसको आप वैसे अगर डायरेक्टली करना चाहो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला है, cos x + cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स cos a + b/2, ठीक है, इंटू cos a - b/2। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला रहता है। अब कई बार वही है, आप लोग फॉर्मूले को थोड़ा सा याद भी नहीं रखते हो, और ये भी हो जाता है ना कई बार कि फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको वैल्यूज़ पुट करना है, शॉर्ट मेथड्स चाहिए। तो शॉर्ट मेथड्स कई बार जो होते हैं वो लॉन्ग मेथड्स की तरह भी बन जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 sin x + y/2 इंटू sin x - y/2। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से देखो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, सॉरी यहाँ पे cos और sin x + y/2 इंटू cos x - y/2। तो cos x - y/2 आई थिंक कट जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो cot x + y/2 ये इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब बाकी वैल्यूज से आप चाहो तो कुछ और थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेंगी, तब जा करके आंसर तक आप पहुँच जाओगे। अगला क्वेश्चन है, sec 12 है, sin 12 है, ठीक है, और tan 38 है, tan 78 है, tan 52 है। इसका मान आपको बताना। देखो tan है, tan भी तो 1 हो जाएगा, 50 और 30 80 और ये 90, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, tan 78 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 78 बटे में cos 78। और यहाँ पर देखो क्या है आपका, ये sin 12 है इसके साथ में, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, sec 12 को मैं लिख सकता हूँ cos 12 की तरह। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। अब देखो साइन है, साइन भी बन गया, और कॉस है, कॉस भी, इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, और आपको पता है जो साइन 78 है इसको मैं कॉस 12 की तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये आपका साइन 12 और कॉस 12 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं कॉस 78 को लिखना चाहूँ तो इसको भी मैं साइन 12 की तरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे तो क्रॉस में ये जो वैल्यू है साइन 78, ये कॉस 12 के बराबर है, ये 1 हो जाएगा। साइन 12 कॉस 78 के बराबर है, तो ये भी ओवरऑल वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1 है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक वही क्वेश्चन है जो मैं समझ रहा हूँ। अपॉन में इसमें पहले तो इसमें गुणा भी किया गया है, tan a प्लस सेक ए प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, कॉस ए इंटू कॉस ए के से। आई थिंक ये वही क्वेश्चन है। देखो इसमें यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन में कॉस का आपको लेना पड़ेगा, है ना। 1 अपॉन में यहाँ पे कॉस लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे साइन ए प्लस में आ जाएगा कॉस ए,
और डिवाइड में कितना बन जाएगा, कॉस ए के बराबर। इसी तरह से यहाँ पर देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 आपका यहाँ ऊपर में आ जाएगा कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए के बराबर, ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिवाइड किससे करना है, कॉस ए से, और एक 1 अपॉन कॉस ए को इसको मैं साइन ए की तरह लिख सकता हूँ। तो ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा और ये कॉस क्या है, कॉस स्क्वायर ए की तरह बन जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में देखो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 है, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ये -1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा। एक कॉस ए से एक कॉस ए काट दोगे तो ये 2 tan ए के बराबर आएगा, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये डीआई का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, अगर आपको पुस्तक प्रकाशित करने पर कुल कितने 68,000 रुपये खर्च होते हैं तो विज्ञापन पर, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट पे 18% खर्च हुआ है, तो 18% या 680 का ये आप गुणा कर दोगे, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6864, यानी कि 4 यूनिट डिजिट में कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बाइंडिंग पर खर्च की गई राशि कितनी है, 14400। अब बाइंडिंग पे कितना खर्च हुआ है, आपने बाइंडिंग पे खर्च किया 12%, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14400, तो कितने से गुणा हुआ है, 1200 से। आपको कागज़ पर, पेपर पे खर्च की गई राशि बतानी है, ये 14% है, तो आपने कहा ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 14400 से 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 से गुणा करोगे, 12 गुणा 14 या 13 का स्क्वायर माइनस 1, 169 माइनस 1 यानी 16800। कागज और बाइंडिंग पर खर्च की गई कुल राशि छपाई पर की गई राशि से कितने प्रतिशत कम है। देखो कागज और बाइंडिंग, कागज पे कितना है 14 है, बाइंडिंग पे है 12, तो ये 26 हो गया। प्रिंटिंग पे कितना है 33 है, इससे कितने % कम है, आपने कहा 7 कम है, 7 कम है 33 में, तो 7/33 ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो 700/33, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना, तो 66 हो जाएगा, तो 21.21 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छपाई कागज और राजस्व पर की गई खर्च, ठीक है, प्रिंटिंग पेपर एंड रॉयल्टी, तो प्रिंटिंग पेपर और रॉयल्टी पे देख लो कितना है, प्रिंटिंग पेपर और रॉयल्टी पे तो 30 और ये 20 हो गया 50 और 60 64, तो ये 64% है। आपको क्या बोल रहा है, औसत राशि विज्ञापन और बाइंडिंग पर की गई औसत राशि से कितना अधिक है। तो विज्ञापन और बाइंडिंग पे देखो औसत राशि बोला है तो 3 से डिवाइड कर दो, विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट और बाइंडिंग, तो इस पे कितना हो गया, टोटल 18 और 12 30, तो आधा कितना आ गया 15%। तो यहाँ पर 15% है, यहाँ पर ये 64/3 है, कितना अधिक है यही आपको बताना है ना, कितना अधिक है आपको बताना है। यदि प्रकाशन पर की गई कुल खर्च की गई राशि 15,000 है, ठीक है, तो टोटल पब्लिकेशन में 1,50,000 है, ठीक है, तो ये कितना अधिक है यही आपको बताना है। तो इसमें से घटा दोगे तो 15 45 45 और इधर कितना हो जाएगा 15 4 19/3 आ गया है, और ये इसका आपको किसका 1.5 लाख का ये वैल्यू आपको बतानी है। तो परसेंट है तो 3 जीरो से काटोगे तो 2 बचेगा, 1 से काटोगे तो 5, तो 19 का गुणा 5000 में कर दोगे तो 45, 19 50 95,000, ठीक है, तो 9500 या 1 जीरो कम कर दोगे तो 9500, ये इसका 9,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाशन पर कुल राशि अगर 1.5 लाख है तो ये इतना अधिक होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 11,000 किताबों के लिए विविध खर्च कितना है 36960। यदि प्रकाशक 25% का लाभ चाहता है तो प्रत्येक पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। देखो भाई 11,000 किताबों के लिए विविध खर्च कितना है, आपने कहा विविध खर्च जो होता है विविध यानी कि अदर, तो 6% की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। 6% की वैल्यू कितनी है 36960, तो आप एक की वैल्यू निकालोगे 6, एक बार जाएगा 3 6 6 36, तो 6160 आ गई। तो आपने कहा कुल जो अगर मैं 11,000 किताबों के लिए देखूं तो कुल आपका जो खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 6160, 1% है तो 100% में 2 जीरो आप जोड़ दोगे, तो ये आपका कुल खर्च आ गया 11,000 किताबों के लिए। तो मैं अगर बोलूँ कि एक किताब के लिए कितना है, तो आपने कहा एक किताब के लिए ये 11 से काट दोगे तो 11 × 5 = 55 और कितना बचेगा 6, 11 × 6 = 66, तो आपने कहा 56 रुपये जो है वो एक किताब का कॉस्ट प्राइस आ गया है। 25% का आपको लाभ कमाना है यानी कि 4 से 5 पे जाना है, तो आपने कहा कितने से गुणा करेंगे 14 चौको 56, 14 पंचे 70, ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 जुलाई
फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।